नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो वेलकम बैक मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों। तो आज मैं आपसे एमसीक्यूज डिस्कस करूंगा। जो थर्ड पीडीएफ कैश बुक से रिलेटेड है, उसके जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो बेटा, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मेंटेनिंग कैश बुक इज। जो मेन ऑब्जेक्ट कैश बुक मेंटेन करने का वो कौन सा आ जाता है? तो कैश बुक हम क्यों बनाते हैं? हमारा जो मोटिव होता है ये देखने का कि एट द एंड ऑफ द पीरियड, एट द एंड ऑफ द ईयर जो कैश का कितना बैलेंस बिजनेस के पास है। तो टू नो द कैश परचेजेस ऑफ द बिजनेस नहीं ऑप्शन, टू नो द कैश सेल्स भी नहीं है, टू नो द कैश बैलेंस ऑफ द बिजनेस इज द राइट ऑप्शन। राइट आंसर इज सी पार्ट। बेटा, इसमें जो भी मैं आपसे डाउट्स, जो भी क्वेश्चंस होगा वो थोड़ा फास्ट ट्रैक पर डिस्कस करूंगा। जो क्वेश्चंस जिसमें ज़्यादा वेटेज की ज़रूरत होगी, जिनमें उनको थोड़ा ज़्यादा इलेबरेट करूंगा, और जो सिंपल है तो वो थोड़ा फास्ट ट्रैक पर आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट बच्चों, जो अगला क्वेश्चन आ गया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज रिटर्न। जो कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है उसे कहाँ पर हम लिखते हैं? तो कैश का जो ओपनिंग बैलेंस बेटा हमेशा हम डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक लिखते हैं, हमेशा कैश बुक के डेबिट साइड में लिखते हैं। वेयर एज अगर बैंक का बैलेंस होगा तो बैंक को हम डेबिट साइड में भी लिख सकते हैं, क्रेडिट साइड में भी, क्योंकि बैंक में हमारे पास ओवरड्राफ्ट भी होता है। तो ओडी अगर होगा तो क्रेडिट साइड, और अगर बैंक में ओडी नहीं है तो डेबिट साइड में। तो वेयर एज कैश इज ऑलवेज रिटर्न ऑन द डेबिट साइड, इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। सो ऑप्शन बी राइट आंसर है। थर्ड, कैश बुक मेंटेन्स रिकॉर्ड्स ऑफ। कैश बुक किसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है? ऑल कैश रिसीट्स, ऑल कैश पेमेंट्स। ठीक है, अलग अलग नहीं है तो दोनों रखते हैं। तो कैश बुक में जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, इधर इट कैन बी रिसीट्स और पेमेंट्स, दे आर पार्ट ऑफ द कैश बुक। सो ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द कैश रिसीट्स एंड payments, they are recorded in the cash book. Fourth, all credit transactions are written in cash book. तो कैश बुक में क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स के लिए कोई जगह नहीं है, ना वो डेबिट में ना क्रेडिट में। सो दे आर रिटन नीदर इन डेबिट नॉर इन क्रेडिट। तो डी इज द आंसर। फिफ्थ वन, इन कैश बुक रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन्ड। कैश बुक में किसको मेंटेन, किसको नहीं लिखते हम? तो इसमें आप देखेंगे हमारे पास क्रेडिट परचेजेज है, कैश बुक में नहीं लिखी जाती। कैश सेल्स है, क्रेडिट सेल्स है, नहीं लिखी जाती। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी नहीं। हम सिर्फ और सिर्फ कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही लिखते हैं। तो कैश बुक इज नॉट मेंटेन्ड, तो कैश बुक रिकॉर्ड इज नॉट मेंटेन्ड। किसका मेंटेन नहीं किया जाता इनमें? तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। सिक्स्थ वन, द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक इज ऑलवेज। जो कैश कॉलम का जो बैलेंस होगा वो हमेशा डेबिट होगा, हमेशा डेबिट होगा, क्योंकि कैश हमेशा पॉजिटिव होता है। हमारे पास जितना पैसा होगा हम उससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकते, ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो कैश बुक का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, और ये हमने ट्रायल बैलेंस चैप्टर में भी डिस्कस किया है। तो कैश बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में भी मैंने बताया था कि जितने भी एसेट्स होते हैं दे आर हैविंग द डेबिट बैलेंस, और कैश इज एन एसेट, करंट एसेट है तो इट विल बी हैविंग द डेबिट बैलेंस। सेवंथ क्वेश्चन, द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक इज ऑलवेज। जो बैंक कॉलम का जो बैलेंस है वो बेटा अभी मैंने डिस्कस किया था, इट कैन बी डेबिट एंड इट कैन बी क्रेडिट। तो दोनों में आ सकता है, डेबिट में भी आ सकता है, क्रेडिट में भी आ सकता है। द डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक, जो डिस्काउंट कॉलम है कैश बुक का, तो जब हमने कैश बुक की थी तो मैंने आपको बताया था कि जब हम उसको क्लोज करते हैं, बैलेंसिंग और टोटलिंग करते हैं, तो तब मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जो डिस्काउंट वाला कॉलम होता है उसको हम सिर्फ टोटल करते हैं, ओनली टोटल इज डन, हम उसको बैलेंसिंग नहीं करते। तो टोटल इज डन, ए पार्ट इज द राइट आंसर, इट इज बैलेंस। डिस्काउंट को हम बैलेंस नहीं करते, कैश और बैंक के कॉलम को हम बैलेंस करते हैं, तो COD भी इसका आंसर नहीं है। पैटी कैश बुक मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ। तो पैटी कैश बुक सबसे पहले क्या होता है?
मैंने भी आपसे डिस्कस नहीं किया कि पैटी कैश बुक क्या होता है, तो अभी इस लेक्चर में थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि पैटी कैश बुक क्या होती है और पैटी एक्सपेंसेस क्या होते हैं। तो जो हमारे स्मॉल माइन्यूट छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, उन्हें हम पैटी एक्सपेंसेस कहते हैं। तो जैसे आ जाएगा स्टेशनरी का कोई खर्चा, फोटोस्टेट का आ गया, चाय का, जो हमने किसी को कुछ कैरेज देनी है, कार्टेज पे करनी है, तो ये सब क्या होते हैं, ये पैटी एक्सपेंसेस, स्मॉल एक्सपेंसेस। और इसको मेंटेन करने के लिए, पैटी कैश बुक को मेंटेन करने के लिए हम कोई जूनियर अकाउंटेंट या फिर हम जो अपने जो हमारे रिसेप्शनिस्ट होंगी, हम उसी को ऑथराइज कर देते हैं। अब एग्जांपल आपसे ले लेते हैं कि अब मैं जैसे आपका लेक्चर ले रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ या क्लास में पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास रिसेप्शनिस्ट या फिर जो कैशियर जो जूनियर अकाउंटेंट है मेरे पास आती हैं कि सर 50 रुपीज़ दीजिए, हमने फ़ोटो सेट करवाने नोट्स बच्चों के लिए। अब मैं क्लास ले रहा हूँ, थोड़ा सा तो झुंझलाहट से हुई, गुस्सा आया कि भाई क्लास ले रहा हूँ, वेट कर लेते। अब उसके बाद जैसे उनको पेमेंट की, क्लास शुरू की, जैसे मोमेंटम बना, फिर से आ गई, सर 200 रुपीज़ और दीजिए, सफाई वाली आई है। फिर उसके बाद अगेन किसी और पेमेंट के लिए, किसी और खर्चे के लिए पैसे लेने के लिए आए। तो मेरे जहन में एक दिमाग में आइडिया है, तो क्यों ना ऐसा करूं मैं कि मेरे को मालूम है कि महीने का मेरा 5 से 6 हज़ार रुपये एक्सपेंडिचर लगता है। तो अगर मैं अपनी जो रिसेप्शनिस्ट कम पैटी कैशियर है उसको मैं अगर महीने के स्टार्टिंग में 5000 रुपीज़ दे देता हूँ और उसको ये बोलता हूँ कि जो भी स्मॉल एक्सपेंसेस है, माइन्यूट, जिसके लिए कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप वो सभी खर्चे इनकर करो, उनकी डिटेल नोट डाउन करो, उनके बिल या वाउचर मेंटेन करो, और जिस दिन पैसा ख़त्म हो जाता है आपके पास, आप मेरे को सारी डिटेल बताओ और मेरे से और पैसे ले लीजिए। तो ये जो मैंने पैसा उनको दे दिया, इट इज़ कॉल्ड पैटी कैश फॉर इनकरिंग स्मॉल एक्सपेंसेस। अगर मैं ऑफिस में नहीं भी हूँ तो मेरी एब्सेंस में भी वो एक्सपेंसेस जो होगा खर्चा कर सकते हैं। और अगर मैं अपने किसी ऑफिशियल कोई बड़ा ज़रूरी काम में मैं बिज़ी हूँ तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और ये जो छोटे छोटे खर्चे होंगे वो पे कर दिए जाएंगे। तो हियर पैटी कैश बुक मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ, तो किसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ऑल एक्सपेंसेस, ऑल पैटी एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस नहीं लेते हमने, जो कैश में पे किए होते हैं स्मॉल एक्सपेंसेस। तो पैटी एक्सपेंसेस लेने हैं, बट कौन से पैटी एक्सपेंसेस लेने हैं, विच आर पेड इन कैश। तो स्मॉल एक्सपेंसेस, ऑल पैटी एक्सपेंसेस ओके, बट वो कौन से होने चाहिए, विच आर पेड इन कैश। तो जिनको कैश में पे नहीं किया, उधार पर हैं, जो इसमें इंक्लूड होंगे, तो वो पैटी कैश बुक में मेंटेन नहीं होते। द बैलेंस ऑफ पैटी कैश बुक इज, पैटी कैश बुक इज जस्ट लाइक कैश बुक, कैश बुक की तरह ही है। जैसे कैश का जो बैलेंस होता है क्लोजिंग, वो एसेट होता है, इसी वे से पैटी कैश का भी जो बैलेंस होगा उसे हम एसेट कहते हैं, वो एसेट होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी, वो हमारी प्रॉपर्टी है। पैटी कैश बुक इज मेंटेन्ड, पैटी कैश बुक कब मेंटेन की जाती है, कैसे मेंटेन की जाती है, किसके द्वारा मेंटेन की जाती है, बाय पैटी शॉपकीपर्स, बाय पैटी कैशियर इन अ बिग बिजनेस हाउस, बाय हेड कैशियर इन अ बिग बिजनेस हाउस, बाय द मैनेजर ऑफ द बिजनेस। तो पैटी कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय द पैटी कैशियर। तो हेड कैशियर तो और बड़े इंपॉर्टेंट कामों में बिजी होगा, तो वो कहेगा कि भैया मेरे पास इन छोटे छोटी चीज़ों के लिए, फालतू चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, आप ये पैसा रख लीजिए। पैटी कैशियर या जूनियर कैशियर, तो आप ये पैसा रख लीजिए, जितने भी खर्च होंगे आप मेट करते चलिएगा। तो क्या आ जाएगा, इट इज़ मेंटेन्ड बाय द, जैसे भी डिस्कस किया बी पार्ट, पैटी कैशियर इन अ बिग बिजनेस हाउस। 12th क्वेश्चन, द ट्रांजेक्शन इन द बैंक कॉलम ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द कॉलमर कैश बुक इंडिकेट्स। जो ट्रांजेक्शन बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड में क्या लेते हैं हम, एक्सपेंसेस, पेमेंट्स जितने भी होंगे जिनसे कैश का या बैंक का या मनी का आउटफ्लो होगा, वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और अगर इनफ्लो होगा, अगर आएगा, इनकमिंग होगा, इनफ्लो होगा, तो डेबिट में लिखते हैं। तो यहां पर क्या लिखा है कि क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, जो बैंक कॉलम का जो क्रेडिट साइड है उसमें क्या लिखा जाएगा, तो अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, जो बैंक से हमने अमाउंट विड्रॉ की उससे बैंक का बैलेंस कम हो गया, आउटफ्लो हो गया बैंक से, तो वो क्रेडिट साइड में आना चाहिए। बाकी के भी पॉइंट्स पढ़ लेते हैं हम क्या है, अमाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक, इट शुड बी ऑन द डेबिट साइड, बोथ हियर एंड बी गिवन, यहाँ पर बिलो की जगह अबव आना चाहिए, तो यहाँ पर करेक्शन है, तो ये भी नहीं है, नीदर ए नॉर बी ऑफ द। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन, अ कस्टमर चेक रिटर्न डिसऑनर्ड शैल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक एट। जो कस्टमर का चेक है जो रिटर्न हुआ,
डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब क्या आ गया कि जिसको पेमेंट नहीं की जा सकी किसी भी वजह से, अकाउंट में पैसा नहीं हो सकता, इस वजह से डिसऑनर हो गया। या ये भी कारण हो सकता है कि जो उसमें डेट गलत थी या साइन टैली नहीं, कोई भी कारण हो सकता है जिस वजह से चेक डिसऑनर हो गया। जब चेक मिलता है, लेट इट बी जैसे हमें चेक मिला, तब हम उसे डेबिट साइड में लिखते हैं बैंक के। जब चेक मिला इट विल बी रिटन कैश बुक के डेबिट साइड में, बैंक कॉलम में लिखेंगे। जब यही चेक डिसऑनर हो जाता है तो इसको हम रिवर्स जो होगा वो इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे, इसे हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बैंक कॉलम के कैश बुक में। तो B1 तो कहाँ पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। तो ऑप्शन बी, डेबिट साइड में तो जब चेक मिलेगा वो आएगा, कैश कॉलम में तो अमाउंट आएगी नहीं, क्रेडिट साइड कैश कॉलम में तो नहीं होगा, तो इट विल बी इन द बैंक कॉलम। तो डेबिट साइड में तो रिसिट्स आती हैं और क्रेडिट साइड में जो पेमेंट्स या जो आउटफ्लो होगा, तो डिसऑनर हो गया तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, तो ये क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। 14th question. On 1st January 2019, debit balance of cash book was 2500. After receiving rupees 500 from Ram and payment of 200 for wages and 450 for rent, balance of cash was, तो 2500 रुपीज़ हमारे पास पहले थे, 500 और मिल गए, 3000 रुपीज़ हो गया। तो 3000 में से आप क्या करेंगे? 3000 में से जो खर्चा था, कितना खर्चा है? वेजेस का 200 और रेंट का 450, वो खर्चा माइनस कर देते हैं, तो जो बैलेंस बच गया वो कैश का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 25 + 5, 3000 में से 650 माइनस करेंगे तो 2350 आंसर आ जाएगा। आप इसको अगर कैश बुक का बनाते हैं तो डेबिट साइड में यहाँ पर क्या लिखा? सबसे पहले आपने लिखा 2500, फिर जो 500 मिला वो भी डेबिट में लिख दिया रिसिट साइड में, और जो खर्चे हैं 200 वेजेस के लिए एंड 450 रुपीज़ रेंट के, इधर क्रेडिट में लिख दिया। इधर का टोटल था हमारे पास 3000, इधर का टोटल था 650 माइनस किया तो 2350, जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15. Simple cash book contains to write the amount on debit and credit each side. तो जो सिंपल कैश बुक होती है उसे हम सिंगल कॉलम कैश बुक भी कहते हैं। तो सिंगल कॉलम कैश बुक का मतलब क्या जाता है कि बोथ ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइड देयर इज ओनली वन सिंगल कॉलम। तो यहाँ पर अमाउंट ऑन डेबिट एंड क्रेडिट ईच साइड, तो वो वन कॉलम होगा, तो वन कॉलम इज द राइट आंसर। ए को हमने टिक कर दिया। बेटा इससे पहले भी मैंने ये जो MCQs की एक जो ये इसी की रिकॉर्डिंग की थी, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे उसको अपलोड करने लगा वो सेव नहीं हो पाई, किसी वजह से वो डिलीट हो गई। तो मेरे को अब ये दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, और अगेन इट विल टेक सम मोर टाइम एडिटिंग वगैरह करने में, अपलोड करने में। तो वही करते हैं ना कि जब कुछ कंडीशंस आपके फेवर में नहीं होती है तो कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं रास्ते में। तो वैसे ही कुछ है। तो बहुत दिनों के बाद आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और दो बार, एक बार तो सेव नहीं हो पाई, दो बार बीच में कुछ और भी दिक्कत आ गई, तो एक और बार लास्ट बार, और उम्मीद करता हूँ कि इस बार आपकी ये जो वीडियो जो MCQ से रिलेटेड है ये सेव भी हो जाए, अपलोड भी हो जाए। ठीक है बेटा। तो 16 क्वेश्चन, और जितने भी बाकी जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनकी भी जो लेक्चर्स जो वीडियोस होंगी वो मैं कल से अपलोड करने शुरू कर दूंगा। ठीक है। तो बहुत से बच्चों के बहुत से जो मैसेजेस हैं, फ़ोन कॉल्स आई हैं, और उन सभी का जो प्यार है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। तो आप लोग के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितना मेरे लिए पॉसिबल है, जितना मैं अपनी लिमिट से बाहर जाकर आप लोगों के लिए भी मटेरियल तैयार कर रहा हूँ मैं। ठीक है। बाकी जो कुछ कंडीशंस ही ऐसी हैं। ठीक है। 16th क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक शोज। डेबिट बैलेंस जो बैंक कॉलम का वो क्या शो करता है? जो लास्ट में बैलेंस आता है बैंक कॉलम कैश बुक का, टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, नहीं जी। टोटल अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, वो भी नहीं। डिपॉजिट अमाउंट इन द बैंक, जो एट द एंड जो हमारी पासबुक जो कैश बुक का जो डेबिट
साइड होती है बैंक कॉलम की, वो हमें ये बताती है कि हमारा इस समय बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, कितना डिपॉजिट है। तो डिपॉजिट अमाउंट इन द बैंक, सी द राइट ऑप्शन। 17th, there is a separate column for writing the amount of banking transactions in। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए सेपरेट कॉलम कौन सी कैश बुक में होता है? तो टू कॉलम कैश, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक में तो नहीं होता। टू कॉलम कैश बुक तीन प्रकार की होती हैं बेटा। एक होगी जिसमें कैश और डिस्काउंट कॉलम होता है, एक होता है जिसमें बैंक और डिस्काउंट होगा एक्सक्यूज मी, और एक और होता है जिसमें बैंक और कैश दोनों होते हैं। तो देयर इज ए सेपरेट कॉलम फॉर राइटिंग द अमाउंट ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन इज टू कॉलम कैश बुक। सो टू कॉलम कैश बुक इज द राइट आंसर। अ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिट इट इनटू द बैंक सेम डे। जिस दिन हमें चेक मिला उसी दिन बैंक में जमा कर दिया। तो कैश बुक को जो आपको पढ़ाई थी उसको याद करिए, कहां पर लिखेंगे? ऑप्शन नीचे बाद में पढ़ा करो, ऑप्शन को छोड़ दिया करो। तो खुद सोचो कि एंट्री कहाँ आ जाएगी। हमें चेक मिला और हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट कर दिया, और वो टू कॉलम कैश बुक में ही होगा जिसमें कैश और बैंक होगा। अगर इसकी जगह सिंगल कॉलम कैश बुक होता तो कहां पर डिपॉजिट करते? तब नन ऑफ दीज आंसर आना चाहिए था। अगर टू कॉलम कैश बुक है जिसमें कैश और बैंक का कॉलम बन रहा है, तो जिस दिन चेक मिलता है अगर उसी दिन बैंक में जमा कर देंगे तो डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक और बैंक कॉलम में लिखेंगे। तो बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड, तो बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड, सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फॉर द डिपॉजिट ऑफ कैश इनटू द बैंक। जब हम कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में, द एंट्री विल बी। तो बेटा जब भी हम बैंक में कैश जमा करते हैं या बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं बिजनेस यूज के लिए, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जब भी बैंक में पैसा जमा किया जाता है या फिर बैंक से पैसा विड्रॉ किया जाता है ऑफिस यूज के लिए, बिजनेस के यूज के लिए, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। तो कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब क्या हो जाता है? ऑपोजिट साइड। ऑपोजिट साइड। क्वेश्चन नंबर 20, रिसीव्ड ₹5,000 फ्रॉम श्याम, इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इसे हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक में कौन सी साइड में रिकॉर्ड करेंगे? जब भी हमें पैसा मिलता है, जितनी भी रिसिट्स होती हैं वो कैश बुक के डेबिट साइड में लेते हैं। कहां पर लेते हैं? कैश बुक के डेबिट साइड में लेते हैं। तो डेबिट साइड में ले लेंगे। नेक्स्ट वन इज पेड ₹3,000 टू मोहन। हमने मोहन को कितना पैसा पे किया? 3,000 पे किया। इट विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। पैसा पे किया, आउटफ्लो हुआ, पेमेंट्स हैं, जितनी भी पेमेंट्स होती है बेटा वो क्रेडिट साइड में आती हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 22nd क्वेश्चन, ट्रेड डिस्काउंट अलाउड टू राम 100 विल बी डेबिटेड टू। तो बेटा जो बेसिक टर्म, जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स कई बार मैंने डिस्कस किया, ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है और उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बेटा, इट इज नॉट शोन इन द बुक्स। उसे हम बुक्स में कहीं पर भी शो नहीं करते। तो इट इज नॉट शोन इन द बुक्स। तो वेयर इट विल बी डेबिटेड? नन ऑफ द अबव। ना तो डिस्काउंट में आएगा, ना राम्स अकाउंट में, ना सेल्स में। तो इट विल बी इन नन ऑफ द अबव। 23rd क्वेश्चन, पैटी कैश बुक इज केप्ट टू रिकॉर्ड। तो पैटी कैश बुक किसके लिए बनाई जाती है? क्या रिकॉर्ड करने के लिए? एसेट्स भी नहीं, लाइबिलिटीज भी नहीं, डे टू डे स्मॉल एक्सपेंसेस। स्मॉल एक्सपेंसेस या पेट एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए कैश बुक, पैटी कैश बुक मेंटेन की जाती है, रिकॉर्ड को प्रिपेयर किया जाता है। तो डे टू डे स्मॉल एक्सपेंसेस, राइट आंसर। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैश बुक आर। कैश बुक के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, यस। पार्ट ऑफ लेजर, हम कैश बुक को जनरलाइज्ड लेजर भी कहते हैं। डेबिट एंड क्रेडिट साइड भी होती है कैश बुक में। तो ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों के तीनों इसमें फुलफिल कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज सिमिलैरिटीज ऑफ कैश बुक एंड लेजर आर। कैश बुक और लेजर की क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं? परफॉर्म ऑफ बोथ इज अ सोर्स, यस, ये भी ठीक है। वर्ड टू एंड बाय इज यूज्ड इन बोथ, दोनों में लिखा जाता है। बोथ आर बैलेंस्ड इन द सेम वे। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो आंसर डी, ऑल ऑफ द अबव।
26 क्वेश्चन, द टाइप्स ऑफ टू कॉलम ऑफ कैश बुक आर, ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। तो टू कॉलम कैश बुक की क्या क्या टाइप्स हैं? कैश एंड डिस्काउंट कॉलम बनता है, बैंक एंड डिस्काउंट, कैश एंड बैंक कॉलम, तो तीनों हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। कैश डिस्काउंट अलाउड टू रेन 50, इट विल बी डेबिटेड टू। तो कैश डिस्काउंट जो अलो किया रेन को, तो रेन को जब हमने कैश डिस्काउंट अलो किया तो हमारी जनरल एंट्री के हमने पे किया होगा ना, पेमेंट रेन को हमने पैसा पे किया होगा, तो हमारी जनरल एंट्री बेटा क्या बनी होगी? इसमें हमने कैश को डेबिट किया होगा, डिस्काउंट को डेबिट किया होगा और रेन को हमने क्रेडिट किया होगा। टू लिख देते हैं, टू रेन। तो इसमें आप देखो डेबिट किसको किया था? अगर कैश डिस्काउंट अलाउ होता है तो इट विल बी, तो डिस्काउंट को डेबिट किया जा रहा है ना। इधर आप देखो किसको डेबिट किया हमने, तो डिस्काउंट को, इट विल बी डेबिटेड टू। तो डिस्काउंट किस में डेबिट होगा? वो डिस्काउंट अकाउंट जब हम बनाएंगे तो डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में ही लिखा जाएगा ना। कहां पर लिखा जाएगा बेटा? ये डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में, तो इट विल बी डेबिटेड टू। वो डिस्काउंट की अमाउंट जो होगी वो डिस्काउंट अकाउंट में लिखी जाएगी, तो ऑप्शन बी। तो कहां पर डेबिट होगा? एक बार दोबारा डिस्कस कर रहा हूं, इट विल बी डेबिटेड टू। कहां पर डेबिट होगा डिस्काउंट? जब हम डिस्काउंट अकाउंट बनाएंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है बेटा, ये लेजर अकाउंट बन गया, तो यहां पर डिस्काउंट अकाउंट ये आ गया हमारा, ठीक है, ये डिस्काउंट अकाउंट आ गया हमारे पास। तो जिसको डेबिट किया होता है तो उसके डेबिट में हम एंट्री लिखते हैं। तो किसको, इट विल बी डेबिटेड टू, किस अकाउंट में डेबिट करेंगे? डिस्काउंट के अकाउंट में। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, इट विल बी क्रेडिटेड टू। हमें कैश डिस्काउंट मिला, किससे मिला होगा? क्रेडिटर को पेमेंट की होगी, उसी से मिला होगा। तो हमने जब पेमेंट की क्रेडिटर को, तो उसकी बेटा जनरल एंट्री क्या बनेगी? हमने लिखा होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर, ठीक है, पैसा पे किया होगा टू बैंक अकाउंट, टू डिस्काउंट अकाउंट। तो इसमें आप देखो हमने डेबिट किसको किया? क्रेडिटर्स को। और क्रेडिट जो डिस्काउंट क्रेडिटेड है, ये जो क्रेडिट हो रहा है, तो जो भी अमाउंट होगी वो डिस्काउंट की अमाउंट जो होगी वो डिस्काउंट अकाउंट के क्रेडिट में लिखी जाएगी। तो किसको क्रेडिट किया जाएगा बेटा? ए ऑप्शन, डिस्काउंट अकाउंट को। पेमेंट मेड बाय चेक विल बी क्रेडिटेड टू। हमने पेमेंट की चेक के माध्यम से, तो पैसा किसको पे किया होगा? क्रेडिटर को ही पे किया होगा। तो जनरल एंट्री क्या बनती है? क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिट किसको किया? क्रेडिट किसको किया हमने? बैंक को किया क्रेडिट। और इधर देखो बैंक कहां पर है? ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक विल बी क्रेडिटेड टू। तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, तो बैंक ने हमें इंटरेस्ट पे किया, तो इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है, वो क्रेडिट होगी। और वो जो इंटरेस्ट है वो हमारे बैंक अकाउंट में जमा हो गया, तो इसकी बेटा जनरल एंट्री क्या बनेगी? बैंक हमारा अकाउंट इंक्रीज होगा, बैंक अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो किसको क्रेडिट किया जा रहा है? टू इंटरेस्ट, तो इट विल बी क्रेडिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, ऑप्शन सी। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर प्राइवेट यूज विल बी डेबिटेड टू। कैश विड्रॉ किया किसके लिए? प्राइवेट यूज के लिए, तो वो ड्राइंग्स होती हैं, तो डेबिट किसको किया जाएगा? तो जनरल एंट्री हमारी क्या बनेगी? कैश विड्रॉ किया बैंक से, तो ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक। तो ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक, तो किसको डेबिट कर रहे हैं बेटा? इधर देखो ड्राइंग्स को डेबिट कर रहे हैं, तो ऑप्शन ए इज। नेक्स्ट विल बी क्वेश्चन नंबर 32, इनकम टैक्स पेड बाय चेक इट विल बी क्रेडिटेड टू। हमने इनकम टैक्स पे किया चेक के माध्यम से, तो क्या जनरल एंट्री बनेगी? तो इनकम टैक्स हमने जब पे किया होगा तो बेटा इसकी जनरल एंट्री बनती है ड्राइंग्स। इनकम टैक्स जो होती है वो ड्राइंग्स होती है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट। तो किसको बेटा इसमें क्रेडिट किया है? बैंक को क्रेडिट किया है, तो हमारा जो आंसर इसमें आ जाएगा सी,
bank account. Next question number 33. Ram's check dishonored, it will be debited to. राम का चेक डिसऑनर हो गया, इसको कहां पर डेबिट करेंगे? तो सबसे पहले जब राम ने हमें चेक दिया था उसकी जनरल एंट्री क्या थी? जब राम ने हमें चेक दिया था तो बेटा उसकी जनरल एंट्री थी, हमें पैसा मिला तो हमने लिखा था बैंक अकाउंट DR टू राम। जब ये चेक डिसऑनर हो जाएगा, तब ये जो जनरल एंट्री ने पास ऑन की थी ये रिवर्स हो जाएगी। इसको रिवर्स कर देंगे तब हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? राम DR टू बैंक। तो हमने बेटा डेबिट किसको किया? हमने राम को डेबिट किया, आर को डेबिट किया। ऑप्शन सी राइट है, तो राम को आर को हम डेबिट कर देंगे। 34th क्वेश्चन, नेम द कॉलम ऑफ द कैश बुक विच इज टोटल्ड बट नॉट बैलेंस्ड। बताओ कौन सा कॉलम है जिसको हम सिर्फ टोटल करते हैं मगर बैलेंस नहीं करते? इट इज नथिंग एल्स बट डिस्काउंट। ये ऊपर भी डिस्कस किया था, तो वो डिस्काउंट का कॉलम होता है। कैश बुक इज कैश बुक क्या बेटा? जर्नल है, लेजर है, जर्नलाइज लेजर है, तो कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड लेजर, दोनों चीजें आ जाती हैं, तो इट इज जनरलाइज्ड लेजर। सी इज द राइट आंसर। 36th क्वेश्चन, द एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक आर। क्या क्या एडवांटेजेस हैं कैश बुक के बेटा? देयर इज नो नीड टू ओपन द कैश अकाउंट सेपरेटली। जब भी हम कैश बुक बनाते हैं कैश अकाउंट सेपरेटली नहीं बनाना होता। रिकॉर्ड ऑफ बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं कैश बुक में। टू कैलकुलेट द कैश बैलेंस निकालने के लिए। तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं? ऑल ऑफ द अबव। 37th क्वेश्चन, इसमें क्या दिया गया है? द बैलेंस ऑफ बैंक ओडी इज। बैंक ओडी का कौन सा बैलेंस होता है? ये पहले बताया था, इट इज ऑलवेज, अगर बैंक ओडी है तो इट इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। व्हेन अ फर्म मेंटेन्स अ कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन। जब भी कोई फर्म कैश बुक मेंटेन करती है तो उसे कैश अकाउंट बनाने की लेजर में जरूरत नहीं होती। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स। डबल कॉलम कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है? ओनली कैश ट्रांजैक्शन। अरे सिंगल कॉलम कैश बुक होगी वो भी करेगी, ट्रिपल कॉलम होगी वो भी करेगी, ऑल ट्रांजैक्शंस ये भी नहीं है। कैश परचेज एंड कैश सेल्स ट्रांजैक्शंस वो तो सभी में आती है। तो डबल कॉलम कैश बुक जैसे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस। तो जब मैंने आपको पहले समझाया था तो डबल कॉलम कैश बुक में कैश और डिस्काउंट भी हो सकता है, बैंक और डिस्काउंट भी हो सकता है, और कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस भी हो सकता है। तो ये फुलफिल कर रही है कंडीशन, तो ये हमारा राइट आंसर है। डैश इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। इनमें से कौन सी कॉन्ट्रा एंट्री है? तो सेलिंग गुड्स फॉर कैश नहीं। कॉन्ट्रा एंट्री में बेटा क्या आता है कि जब हमने बैंक्स में पैसा जमा किया या बैंक से पैसा विड्रॉ किया बिजनेस के लिए, तो डिपॉजिटिंग चेक इनटू बैंक विच वाज रिसीव्ड द प्रीवियस डे एंड विच वाज रिसीव्ड द सेम डे। तो जो जिस दिन हमें चेक मिला अगर उसी दिन बैंक में जमा कर देते हैं तो वो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आती, इट इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री। तो वेयर एज अगर हमें, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है क्योंकि ये पुरानी अप्रोच से रिलेटेड ये एमसीक्यू है। मैंने आप लोगों को जब समझाया था न्यू अप्रोच से समझाया है, शायद पुरानी अप्रोच में से भी रिलेटेड को क्वेश्चन समझाया हो। तो इसमें क्या जाता है कि जब हमें चेक मिलता है अगर सेम डे में बैंक में जमा कर देते हैं तो सीधे बैंक में आ जाएगा। बट चेक अगर हमें आज चेक मिला और उसे हम बैंक में सेम डे जमा नहीं करते, कल परसों और किसी दिन बैंक में जमा करते हैं, तो जिस दिन उसे बैंक में जमा करते हैं तो वो हमारी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है। तो जिस दिन चेक मिलेगा उसे हम कैश बुक में डेबिट साइड में कैश कॉलम में लिखते हैं, और जिस दिन बैंक में जमा किया जाता है तो उसकी कॉन्ट्रा एंट्री बन जाती है। 41 ऑल क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो जितने भी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं उनको कैश बुक में कहां पर, तो जितने क्रेडिट होंगे दे आर नीदर रिटर्न ऑन द डेबिट साइड नॉर इन द क्रेडिट
side. Next one is 42nd dash may have, it is not many, it is dash may have contra entry. तो कहाँ कॉन्ट्रा एंट्री किस में आ सकती है? जहां पर हमारा बैंक कॉलम बनता है, तो कैश एंड बैंक कॉलम कैश बुक में ही कॉन्ट्रा एंट्री आ सकती है. तो हियर एक तो यहां पर ये मे होना चाहिए, मैनी नहीं. तो करेक्शन कर लेंगे बेटा आप लोग. अभी कोशिश पूरी की होती है कि कहीं कोई एरर ना रह जाए, बट स्टिल कई बार वो ओवरलुक हो जाता है. 43 क्वेश्चन नंबर, कैश बुक डज नॉट रिकॉर्ड. कैश बुक क्या रिकॉर्ड नहीं करती? तो कैश बुक क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट सेल्स, आउटस्टैंडिंग, ये पहले भी हमने क्वेश्चन किया, रिपीट हो गया, ऑल ऑफ द अबव ट्रांजैक्शंस. बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक हैज बैलेंस. तो बैंक कॉलम का कौन सा बैलेंस होगा? तो बैंक कॉलम का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है. तो ईदर डेबिट और क्रेडिट, ऑप्शन डी. ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज 45th क्वेश्चन, जो आज लास्ट हम पढ़ेंगे इस वीडियो में. डबल कॉलम कैश बुक रिकॉर्ड्स, क्या रिकॉर्ड करती है? ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, ऑल ट्रांजेक्शंस. तो ओनली कैश ट्रांजेक्शंस, ठीक है, कैश ट्रांजेक्शंस ही आती हैं कैश बुक में. ऑल ट्रांजेक्शंस में तो क्रेडिट आ गई, क्रेडिट नहीं लेते. कैश परचेज इन कैश सेल्स ट्रांजेक्शंस, तो कैश से रिलेटेड आ जाती हैं, या कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शंस. तो इन सब से रिलेटेड ओनली, अच्छा मैंने एक ध्यान नहीं दिया, ये डबल कॉलम कैश डबल कॉलम है. तो डबल कॉलम में कैश और बैंक भी हो सकता है, कैश एंड डिस्काउंट भी हो सकता है, बैंक एंड डिस्काउंट भी हो सकता है. तो उन सबको ध्यान में रखते हुए तो जो राइट आंसर, राइट ऑप्शन जिस पे बन रही है, इट इज कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शंस, ऑप्शन डी. ठीक है बच्चों. तो इस वीडियो में अभी मैंने 45 जो एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस किए हैं, थोड़ा फास्ट ट्रैक पर डिस्कस करने की कोशिश की है कि सबका टाइम सेव हो जाए. तो एक और जो इन्फॉर्मेशन आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं कि मैं बहुत जल्द जूम पर क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं. जितने भी डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, जितने भी डाउट्स क्लियरिंग, और ये डाउट्स ही होंगे जो एक अहम रोल प्ले करेंगे आपकी सिलेक्शन में. मोर देन 1,90,000 एस्पिरेंट्स हैं और पोस्ट सिर्फ 2,000 है. 2,000 से भी शायद थोड़ी सी कम है. कोई किसी कैंडिडेट का फोन आया था बच्चे का, तो वो कह रहे थे कि सर कम है, कुछ रीजन कुछ बता रहे थे. तो अगर 2,000 भी है तो कंपटीशन बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा स्टिफ है. और अकाउंट्स जो सेक्शन है, ये वो सेक्शन है जो आपकी सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगा कि अगर आपके अकाउंट्स में इफ यू गेट मोर देन 25, इफ यू आर गेटिंग 25 प्लस, मैं 28, 29 या 30 की रेंज में बोलूंगा, क्योंकि एक एक नंबर लास्ट में मैटर करेगा. इफ समवन इज एबल टू गेट दिस मच स्कोर, तो उसके चांसेस, उसकी सिलेक्शन के चांसेस बाकियों से ब्राइटन हो जाएंगे. क्योंकि बाकी के जितना भी जो भी इसका जो सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं, उन सबको आप कोई बेसिक्स मीन्स उनको समझने वाला नहीं, उसको क्रैम है. जितनी आपकी रेटाफिकेशन होगी, जितना याद कर लोगे, जनरल अवेयरनेस है, ये जनरल साइंस आ जाएगी, इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है जो आपको पढ़ना है, स्टैट्स वाला थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, और उनकी वेटेज कम है. तो सबसे ज़्यादा वेटेज अकाउंट्स की है. मेरे को डेली अप्रॉक्सीमेटली 100 व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं डाउट से रिलेटेड. कई कॉल्स आती हैं. पिछले दिनों में ना तो किसी का कोई रिप्लाई कर पाया, ना कोई कॉल उठा पाया. और बेटा मेरे लिए इतना पॉसिबिलिटी नहीं कि हर एक बच्चे को इंडिविजुअली उनके डाउट्स को जो फ़ोन कॉल पर हर एक की मैं बात सुन पाऊँ या उनको क्लेरिफाई कर पाऊँ. और ना ही पॉसिबिलिटी हो पाती है कि आपने YouTube पर मेरे से क्वेश्चन पूछा, मैं इतना ज़्यादा डिटेल में टाइप करूं. बोलना इजी है, बट इतना ज़्यादा टाइप करना, उसके बाद आपके अगेन क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी. जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, तो क्लास में ऑफलाइन मीन्स उसमें क्या होता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, तभी समझ आता है, तभी डाउट्स क्लियर होते हैं. तो बिना क्रॉस क्वेश्चनिंग के डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते, कोई चांस नहीं है. तो जूम के लिए जो मैं क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, लिमिटेड सीट्स होंगी, एंड आई हैव फिक्स्ड अ वेरी वेरी नॉमिनल फी स्ट्रक्चर. फीस तो वर्ड भी नहीं मेरे को बोलना चाहिए वैसे, कि इट विल बी ओनली
₹500 फॉर कंप्लीट अकाउंट्स। अगर यही ऑफलाइन पर मैं ग्रुप स्टार्ट करता हूं, अगर कोविड का गवर्नमेंट अलो कर देती है, तो एटलीस्ट जो इसी को पढ़ाने के मेरे चार्जेस जो होंगे, इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 7,000 अप्रॉक्सीमेटली। जो फास्ट ट्रैक पर जो क्रैश कोर्स होगा उससे कम नहीं होगा। तो वही चीज़ आप लोगों को इस समय ₹500 पर मिल रही है। लिमिटेड सीट हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर देंगे 7889930313 पर, और उसमें कंप्लीट अकाउंट्स डिस्कस होगा, डाउट्स डिस्कस होंगे। कितने लेक्चर्स होंगे मेरे को नहीं मालूम, बट आपके सारे डाउट्स उसमें क्लियर होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बहुत ही जो कंडीशन जो हमारे आसपास चल रही हैं, भयानक परिस्थितियों में हम पहुंच गए हैं, तो ध्यान दीजिए। तो जितने भी SOPs को उनको फॉलो करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक